हाय दोस्तों, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आधार एनरोलमेंट अपडेशन फॉर्म की, करेक्शन फॉर्म की। अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूं पिछली 3-4 वीडियो में वो बता चुका हूं इस वाले फॉर्म के बारे में और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको क्या चीज़ काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जो स्टेप्स वगैरह हैं वो बहुत सारे हैं। इनको मैं एक्सप्लेन जब करूँगा कैसे कैसे आपको भरना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। पूरा इस फॉर्म को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और इसको सभी तक शेयर करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या कहाँ पे भरना है और किस चीज़ से आपको बचना है। तो VLEs अभी हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने ये फॉर्म आपके सामने स्कैन करके रख लिया है जो है आधार एनरोलमेंट करेक्शन अपडेट फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए, नया बनाने के लिए या करेक्शन करने के लिए जो कंपलसरी है। अगर आप किसी का नाम भी यहाँ पे करेक्शन करते हैं या सिर्फ मोबाइल नंबर भी अपडेट करते हैं तब भी आपको इस फॉर्म को यूज़ करना कंपलसरी है। इस फॉर्म का यूज़ हम नए आधार के लिए कर सकते हैं, करेक्शन के लिए कर सकते हैं और अपडेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद नया मेन चीज़ जो है, आपको कुछ भी करने से पहले एक बार उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको पढ़ लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पहले ही लाइन में इन्होंने लिख रखा है जो मैंने आपके सामने हाईलाइटेड की है, उसमें लिखा है आधार एनरोलमेंट एंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट इज फ्री। अर्थात नया आधार कार्ड और बायोमेट्रिक फ्री रहती है। नो चार्जेस एप्लीकेबल फॉर फॉर्म, कोई भी चार्ज किसी भी फॉर्म के लिए आपको नहीं देना है। इन केस ऑफ करेक्शन अपडेशन, करेक्शन की स्थिति में और अपडेट की स्थिति में प्रोवाइड योर आधार नंबर, आपको आधार नंबर लिखना जरूरी है। फुल नेम, आपको फुल नेम लिखना जरूरी है और ओनली दैट फील्ड विच नीड करेक्शन और अपडेट। अर्थात जो चीज़ आप अपडेट कर रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही इस फॉर्म में लिखनी है, उसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया एनरोलमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भरनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपडेट कर रहे हैं UCL के थ्रू तो आपको इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उतना ही लिखना है जितना आपको अपडेट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगर सपोज करिए आपने किसी का नाम सही करना है और उसका एड्रेस सही करना है, तब आपको इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं फॉर्म को और हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि फॉर्म एक बार में ही कवर हो जाए। चलिए जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सपोज करिए आपने किसी का नाम सही करना है तो सबसे पहले आपको टिक करना है रेजिडेंट वाले कॉलम पे, क्योंकि ये हिंदुस्तानी है और सभी इंडियंस हैं, उन्हीं का हम जो है यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं। अगर वो कोई NRI है तो आपको नॉन रेजिडेंट इंडिया पे क्लिक करना है, यानी कि NRI पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आपको आधार का नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद आपने क्या अपडेट करना है वो उसके लिए यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं 2.1 वाले ऑप्शन में। बायोमेट्रिक, अगर आप किसी का अपडेट कर रहे हैं, बायोमेट्रिक में आप फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस अपडेट कर रहे हैं तब आप बायोमेट्रिक पर टिक करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस पर टिक आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो मोबाइल पर टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको साथ में सही करनी है तो इस पर क्लिक करना है। एड्रेस आपको साथ में सही करना है तो एड्रेस पे क्लिक करना है। नाम सही करना है तो आपको नाम पे टिक करना है। मतलब कि इतना सारा काम आप एक बार में एक साथ भी UCL के थ्रू कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास हर एक चीज़ करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम लिखना कंपलसरी है, जैसा कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल नेम एंड ओनली दैट फील्ड विच नीड करेक्शन और अपडेशन। आपको यहाँ पे नाम लिखना ज़रूरी है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सैंपल लिख रखा है। आप यहाँ पे कस्टमर का सही नेम, आपको जो उसका नेम करेक्शन करनी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जेंडर पे आप जो क्लिक करेंगे वो कर दें ताकि अच्छा लगेगा, आप प्रोफेशनल लगेंगे। आप सपोज करिए ये मेल है तो आप मेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अगर करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपडेट होने के बाद मान लीजिए किसी का आपने नाम सही करा, उसके बाद जब उसको हम PDF जो मिलती है हमें आधार कार्ड की, वो जब हम ओपन करते हैं तो उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होगी तो वो दिक्कत होगी, इसलिए आप यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आपके लिए ही सही रहने वाला है। उसके बाद हमने जैसे आपको बताया कि नाम के साथ आपने अगर एड्रेस भी करेक्शन करना है, तब आप यहाँ पे जो उसके फादर का नेम है या आपके उसके हस्बैंड का नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसका हाउस नंबर अगर आप वो देना चाहें एड्रेस में, तब आप हाउस नंबर डालेंगे, और यहाँ पे विलेज, टाउन और सिटी वाले एरिया में उसके विलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद उसके पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। उसके बाद वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर का लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के आज के टाइम में आधार कार्ड को अपडेट करना बिल्कुल बेकार है। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो उधम सिंह नगर हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का नाम यही है, उधम सिंह नगर। तो क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है, उधम सिंह नगर इस कॉलम में नहीं आ सकता है, तो अगर आप लिख सकते हैं उधम सिंह नगर कैपिटल लेटर में तो पूरा लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे USN भी लिख सकते हैं, यानी कि उधम सिंह नगर को शॉर्ट फॉर्म में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक अभी जो है मैं समझाता हूँ आपको आ रहा हूँ वो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते हैं। अगर इसमें यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ नेम आपको करेक्शन करना होता तो आपको इतना सारा भरने की आपको ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ यहाँ पे उसका नाम डालते और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखते, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ओपन करनी होती है लास्ट में PDF, वो आप यहाँ पे लिख करके भी अपडेट कर सकते थे। ये सारा एरिया अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे सामने इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अगर किसी का एड्रेस आपको चेंज करना है तब यहाँ पे इसको भरना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर किसी का सिर्फ नाम सही करना है, डेट ऑफ बर्थ सही करनी है, तो आपको इस वाले एरिया की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, जो आता है अगला स्टेप। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट नंबर 7 की, ठीक है, पॉइंट नंबर अगर 7 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मांग रखी है, फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये वाला जो केस है ये मेरे हिसाब से जहाँ तक हम लोगों ने न्यू एनरोलमेंट में किया है, तो ये वाला जो एरिया हम भरते हैं, ये जब हम किसी का नया आधार कार्ड बनाते हैं तब यहाँ पे हम उसकी डिटेल लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे का आधार कार्ड बनता है तो उसमें गार्जियन को लेना पड़ता है, उसके पापा को ले सकते हैं, मम्मी को ले सकते हैं, कोई गार्जियन हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है। तो ये इतने सारे लोग मिलकर के भी किसी एक नए आधार कार्ड को अगर जनरेट करवाते हैं तब ये वाला फील्ड आपको भरना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले एरिया को फिल करने की। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट बेस्ड इंट्रोड्यूसर बेस्ड हेड ऑफ द फैमिली। आपको ये भी यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है, UCL वालों को तो बिल्कुल भी इस पॉइंट को भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है पॉइंट नंबर 8, डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो ये वाला जो एरिया है ये UCL वाले समझ रहे हैं कि ये भी हमारे लिए भरना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे लिख रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको, मैंने जैसे बताया कि अगर आप एड्रेस चेंज करेंगे तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी इसको भरना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपका मन करता है कि भाई मुझे भरना ही भरना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक PDF और यहाँ पे ओपन कर रखी है। आप जो है इतने सारे ऑप्शन में से ही भर रहे होंगे, कोई गैजेटेड ऑफिसर आपको साइन करके दे रहा होगा, विलेज पंचायत हेड आपको साइन करके दे रहा होगा, B ग्रुप का म्यूनसिपल काउंसिलर या MP MLA, तहसीलदार, या फिर इतने सारे ऑप्शन जो है इसमें से ही आपके पास कस्टमर आ रहे होंगे ये वाला फॉर्म लेकर के। तो इसमें से जैसे मान लीजिए कोई विलेज, जब मोस्टली काम हो रहा है वो विलेज पंचायत में हो रहा है, तो यहाँ पे विलेज पंचायत हेड और मुखिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम हो रहा है तो आपको इस कंडीशन में क्या भरना है वो मैं आपको बताता हुआ चलूँ। आप अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे विलेज पंचायत हेड तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आप यहाँ पे फिल उसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विलेज पंचायत हेड। ठीक है, ये आप शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुखिया। आप यहाँ पे मुखिया लिख सकते हैं। अगर आप किसी की बर्थ सही कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं तो आप हाई स्कूल की सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, SSLC सर्टिफिकेट लिख सकते हैं, या फिर आप अगर किसी का बर्थ से सही कर रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में भी आप जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया विलेज पंचायत हेड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर किसी का आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो। अगर आप उसका नाम से कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे BPH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है
पॉइंट नंबर 9। आप इसको भूल जाइए, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो लिखा है कि क्या वेरीफायर का स्टाम्प लगाना ज़रूरी है क्या सर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस पे सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि वेरीफायर वेरीफायर वेरीफायर, आखिर वेरीफायर का स्टाम्प लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ लफ्ज़ों में लिखा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। जब बात आती है वेरीफायर की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे ही इन्होंने रखा है वेरीफायर मस्ट पुट हिज हर नेम कोमा इफ स्टाम्प इज नॉट अवेलेबल। साफ साफ लिख रखा है, अगर आपके पास स्टाम्प अवेलेबल नहीं है वेरीफायर की तो आप सिर्फ वेरीफायर का फुल नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। ये पॉइंट आपको भरना कंपलसरी है, याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आपको भरना कंपलसरी है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर भरना है। वेरीफायर का नाम लिखना आपको यहाँ पे ज़रूरी है अगर आपके पास उसकी स्टैम्प नहीं है तो, क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो वेरीफायर आपके पास नहीं बैठे होंगे तो आप उसकी स्टैम्प लगाएंगे, फिर उसको साइन करने के लिए बुलाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे नाम ही लिख देना चाहिए ताकि जो कन्फ्यूज़न बना है वो आपके माइंड से निकल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास सर्टिफायर बैठा है, वेरीफायर आपके पास बैठा है सेंटर पे, तब आप उसकी स्टाम्प लगाएं और उससे साइन कराएं। अगर वेरीफायर आपके पास नहीं बैठे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उनका नाम यहाँ पे फुल नेम, जो आपने फुल नेम उनका लिया होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेंट के साइन आपको कराना वो कंपलसरी है, ठीक है। तो अभी तक इसमें जितना भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़न नहीं लगती है तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो भैया अब जो बात प्रॉमिस की हुई थी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो फटाफट से वो वाला काम भी आप अपनी तरफ से कर दीजिए। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। और आपको वीडियो पसंद आई है और आपने उससे कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, सभी CSE VLEs को, ताकि वो अपने UCL अच्छे से रन कर सकें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।